अकबर बीरबल का नया किस्सा। बीरबल और गाने गाने वाला जूता। मुगल साम्राज्य अपने वैभव के चरम पर था। आगरा का लाल किला सूर्य की किरणों में स्वर्ण सा चमक रहा था। यमुना की ठंडी हवा महलों के झरोखों से टकराकर पूरे दरबार में शीतलता फैला रही थी। उस सुबह बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। रेशमी पर्दे झूल रहे थे, संगमरमर की फर्श पर नक्काशीले कालीन बिछे थे और मंत्री, दरबारी तथा सेनापति अपने अपने स्थान पर खड़े अकबर के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी नगाड़ों की आवाज गूंजी, तुम तुम जहां पनाह तशरीफ ला रहे हैं। नक्कार खाने से घोषणा हुई। कुछ ही क्षणों में अकबर अपने राजसी वस्त्रों में सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, पर आंखों में आज कुछ विशेष उत्सुकता झलक रही थी। पीछे खड़े थे उनके प्रिय दरबारी बीरबल। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए सबको निहार रहे थे। अकबर ने सभा पर दृष्टि डालते हुए कहा, आज दरबार में कोई नई बात लाने वाला है। यह सुनते ही दरबारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। कौन है जिसने आम दिनों से अलग कुछ आज प्रस्तुत करना चाहा है? उसी समय द्वार पर एक अजीब सा व्यक्ति दिखाई दिया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, सिर पर छोटी सी पगड़ी और हाथ में लाठी। पर अनोखी बात उसकी आंखों की चमक थी, मानो किसी रहस्य की कुंजी उसके पास हो। सिपाही ने उसे आगे लाकर कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति खुद को यात्रिक कलाकार बताता है और आपसे मिलने की इजाजत मांग रहा है। कहता है उसके पास ऐसी विलक्षण वस्तु है जो आपने कभी नहीं देखी। अकबर ने हाथ उठाकर आदेश दिया, आने दो। वह व्यक्ति अकबर के सामने झुका और बोला, हुजूर, मैं दूर देश से आया एक साधारण कलाकार हूं। मेरे पास एक ऐसा जूता है जो गाना गाता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। जूता और गाना, किसी ने ताना मारा। यह आदमी पागल लगता है, किसी ने कहा। अकबर भौहें चढ़ाकर बोले, क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? यात्री घबराया पर बोला, नहीं जहांपनाह, यह जूता सचमुच गाता है। बीरबल मुस्कराए, अच्छा, तो जरा हमें भी सुनने का अवसर दो। यात्री ने अपनी गठरी खोली और भीतर से एक पुराना, चमड़े का साधारण सा जूता निकाला। फिर उसने जमीन पर जूता रखा और दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे गाने वाले जूते, अपनी मधुर धुन सुनाओ। अचानक जूते से आवाज आने लगी, लाल किले में राजा महान, न्याय के दीप से चमके जहान। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सचमुच जूता गा रहा था। लोग अवाक रह गए। कोई यह सोच ही नहीं पा रहा था कि यह कैसे संभव हुआ। अकबर चौंक पड़े, यह क्या जादू है? यात्री ने झुककर कहा, यह जादू नहीं, विज्ञान और कला का मिलाजुला रूप है, हुजूर। दरबारियों में खुसर पुसर बढ़ गई। उसी समय वहां मौजूद एक धूर्त दरबारी, खान आजाद, आगे बढ़ा। उसे हमेशा बीरबल से ईर्ष्या रहती थी। उसने सोचा, यदि इस अजीब जूते को बादशाह पसंद कर लें तो बीरबल की बुद्धिमानी धरी रह जाएगी। खान आजाद बोला, जहांपनाह, मेरी राय है कि इस कलाकार को इनाम दिया जाए और जूता शाही खजाने में रख लिया जाए। ऐसी विचित्र वस्तु राज्य की शान बढ़ाएगी। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया, ठीक कहते हो, हम इस जूते को खरीदना चाहेंगे। कहो क्या दाम चाहिए? यात्री बोला, हुजूर, मुझे धन नहीं चाहिए। बस इतना चाहता हूं कि इस जूते का रहस्य सुलझाने की अनुमति दी जाए और उसमें जो भी छिपा है आपके विद्वानों के सामने रखा जाए। बीरबल सावधान हो गए। उन्हें कुछ अनहोनी की गंध मिल रही थी। अकबर ने कहा, ठीक है,
तुम यहीं दरबार के पास ठहरो। बीरबल, तुम इसकी जांच करो। बीरबल की जांच। बीरबल ने जूते को बड़े ध्यान से देखा। उसे उलट पलट कर परखा। चमड़े के अंदर उभार था, लेकिन सामान्य जूते से अलग लगता था। अनुमति हो जहांपनाह, बीरबल बोले। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने जूते को कान के पास रखा। उसमें से धीमी सी सरसराहट सुनाई दी। फिर उन्होंने उसे धीरे से थपथपाया। अचानक तिन-तिन जैसी धातु की आवाज निकली। बीरबल समझ गए, यह जूता कोई साधारण जूता नहीं। उन्होंने कलाकार से पूछा, तुम इसे कैसे बजाते हो? यात्री बोला, मैं मंत्र पढ़ता हूं और जूता गाने लगता है। बीरबल मुस्कराए। तुम्हारा मंत्र क्या है? वह हिचकिचाया। यह गुप्त है। यह सुनते ही बीरबल की नजर तीखी हो गई। उसी रात बीरबल गुप्त रूप से जूते की और जांच करने लगे। उन्होंने राजमहल के कुशल कारीगरों को बुलाया और मोमबत्ती की रोशनी में जूते को खोला। अंदर निकली एक छोटी धातु की पेटी और उसमें घूमते पहिए, पतले तार और बेलनाकार यंत्र। कारीगर बोले, हुजूर, यह तो कोई संगीत यंत्र लगता है। जैसे ही हिलाया जाए, भीतर का पहिया घूमकर आवाज उत्पन्न करता है। बीरबल हंस पड़े। तो यह कोई जादू नहीं, बल्कि छुपी हुई मशीन है। साजिश का पर्दाफाश। अगली सुबह दरबार सजा। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या पता चला? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह जूता गाता नहीं, गवाया जाता है। इसके भीतर एक यंत्र लगा है, जिसकी सहायता से आवाज निकलती है। दरबार में हड़कंप मच गया। यात्री ने विरोध किया, यह झूठ है। बीरबल ने संकेत किया और कारीगरों ने सबके सामने जूते को काटा। भीतर छुपी मशीन सबको दिखाई दी। अकबर आश्चर्य से बोले, तो तुमने हमें मूर्ख बनाने की कोशिश की? यात्री कांप उठा। नहीं हुजूर, मुझे सिखाया गया था। किसने? अकबर गरजे। वह डरकर बोला, खान आजाद। पूरा दरबार सन्न रह गया। खान आजाद का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल बोले, कहानियां फैलाकर नकली चमत्कार दिखाना आपकी योजना थी, ताकि दरबार में मेरी बुद्धि पर संदेह खड़ा किया जाए। अकबर क्रोधित हुए। खान आजाद, दरबार में छल और कपट करने का यह दंड होगा। तुम्हें तत्काल पद से हटाया जाता है। सिपाहियों ने खान आजाद को पकड़ लिया। न्याय और सीख। अकबर ने कलाकार की ओर देखा। तुम भी दोषी हो, पर मजबूरी में यह सब किया। इसलिए तुम्हें माफ किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में किसी को धोखा मत देना। यात्री रोता हुआ झुक गया। हुजूर, आपकी दया मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख होगी। बीरबल मुस्कराए। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने आज फिर हमें अंधे विश्वास से बचाया। उन्होंने बीरबल को बहुमूल्य रत्न भेंट किया। बीरबल बोले, जहांपनाह, मेरी बुद्धि तभी काम की है जब आपका न्याय साथ हो। दरबार में तालियां गूंज उठीं। उस दिन से पूरे आगरा में यह कहानी मशहूर हो गई। गाने वाला जूता नहीं, बल्कि सच्चाई ही असली संगीत है। अकबर, बीरबल की नई कहानी। मुगल साम्राज्य के स्वर्णिम युग में आगरा का लाल किला अपनी भव्यता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यमुना के किनारे फैला यह विशाल किला न केवल शाही वैभव का प्रतीक था, बल्कि न्याय की राजधानी कहलाता था। हर सुबह जब शहनाइयों की मधुर धुन गूंजती, तब दरबार में हाजिरी लगती और प्रजा को न्याय मिलने की आशा जागती। उस दिन भी ऐसा ही एक शुभ प्रभात था। दरबार सजा हुआ था। गुलाबी संगमरमर के स्तंभों पर सुनहरी बेलबूटे चमक रहे थे।
फर्श पर रेशमी कालीन बिछे थे और दीवारों पर फारसी चित्रों में राजाओं की वीर गाथाएं उकेरी गई थीं। मंत्री, नवाब, सेनापति और विद्वान अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। जैसे ही नगाड़े बजे, शहंशाह अकबर पधार रहे हैं। सभा निस्तब्ध हो गई। अकबर बादशाह सिंहासन पर विराजमान हुए। गंभीर पर तेजस्वी मुखमंडल लिए उन्होंने दरबार पर नजर दौड़ाई। उनके दाएं खड़े थे दरबार के रत्न, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध बीरबल। अकबर बोले, आज दरबार में जनता की कुछ गंभीर फरियादें सुननी हैं। उसी समय दो व्यक्ति सिपाहियों के साथ लाए गए। एक था रघुनाथ, उम्रदराज किसान, झुकी पीठ और थके चेहरे वाला, और दूसरा था सेठ धनराज, शहर का धनी व्यापारी, अकड़ती मूछें और महंगे वस्त्र पहने। अकबर ने कहा, बताओ क्या विवाद है? रघुनाथ कांपते स्वर में बोला, जहांपनाह, सेठ धनराज ने मेरी जमीन पर जोर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। कहता है यह जमीन उसके बाप दादाओं की है, पर मेरे पास पीढ़ियों के कागज हैं। सेठ धनराज तुरंत बोला, ये सब झूठ है हुजूर। यह बूढ़ा चालाक है। कागज नकली हैं। जमीन मेरी है। दरबार में शोर मचने लगा। अकबर ने हाथ उठाकर शांति करवाई और कहा, इस मामले का सत्य जानना अनिवार्य है। बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल आगे आए और दोनों को गहरी नजर से देखने लगे। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, न्याय केवल कागजों से नहीं होता, जमीन की स्मृति भी सुननी पड़ती है। सब चकित रह गए। जमीन की स्मृति? बीरबल बोले, कल सुबह दोनों को उसी खेत पर लेकर चलिए। अगले दिन सुबह शाही काफिला खेत पहुंचा। चारों ओर ऊंची घास और थोड़ी सी फसल लहलहा रही थी। बीरबल अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए, कान जमीन से सटाए और बोले, भे धरती माँ, सच बताओ, यह जमीन किसकी है? दरबारी समझ गए कि यह नाटकीय तरीका है। सेठ धनराज मुस्कराया। उसे लगा बीरबल मजाक कर रहे हैं। बीरबल ने दोनों से कहा, अब बारी बारी से बताओ, इस खेत में तुम्हें क्या बातें याद हैं? रघुनाथ बोला, यहां हर साल सावन में पीपल पर झूला डालते थे। वहीं कुएं के पास मेरी बहू पहली बार गिर गई थी। हमारे मवेशी इसी टीले पर बांधे जाते थे। उसकी आंखें भर आईं। फिर सेठ धनराज बोला, यह खेत मेरे पूर्वजों का है। बस इतना ही जानता हूं। बीरबल मुस्कराए। न्याय का तराजू। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, स्मृति कभी खोखली नहीं होती। जिसने जमीन देखी भोगी हो, उसे हर कोना याद रहता है। फिर उन्होंने एक नया उपाय निकाला। दोनों को एक एक बाल्टी दी जाए और कहा जाए, जो इस खेत से प्रेम करता है वही पूरे खेत से मिट्टी इकट्ठा करे। रघुनाथ ने पूरे खेत में घूमकर अलग अलग जगहों से मिट्टी इकट्ठी की। सेठ धनराज केवल एक कोने से मिट्टी भर ले आया। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह तराजू नहीं, समझ का पैमाना है। अकबर ने निर्णय दिया, जमीन रघुनाथ की है। सेठ धनराज घबरा गया। यह अन्याय है। पर उससे पहले ही एक और रहस्य सामने आने वाला था। सेठ की साजिश। सेठ धनराज केवल जमीन हथियाना ही नहीं चाहता था, वह दरबार में अपना प्रभाव भी बढ़ाना चाहता था। उसने गुप्त रूप से कुछ दरबारियों को रिश्वत देकर एक और चाल रची। कुछ दिन बाद दरबार में यह अफवाह उड़ाई गई कि बीरबल फैसलों में पक्षपात करते हैं और आम जनता को बहकाते हैं। अकबर चिंतित हो उठे। उन्होंने बीरबल को बुलाया।
वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे निर्णय भावनाओं से भरे होते हैं, तर्क से नहीं। बीरबल शांत रहे। जहां पनाह वे बोले, अगर मुझे परखा जाना है तो एक नई परीक्षा रखिए। अकबर सहमत हो गए। बुद्धि की परीक्षा। अगले दिन अकबर ने घोषणा करवाई, जो भी व्यक्ति अपने सबसे कठिन न्याय का मामला लेकर आए उसे बीरबल के सामने रखा जाएगा। दूर गांव से एक महिला आई, मीनाक्षी। उसके साथ 2 बच्चे थे और एक पुरुष, रामस्वरूप, जो खुद को बच्चों का पिता बता रहा था। महिला रो पड़ी। जहां पनाह, मैं इन बच्चों की मां हूं, पर रामस्वरूप कहता है ये उसके हैं। रामस्वरूप बोला, बीरबल गलतियां करता है। देखेंगे आज सच कैसे निकलता है। बीरबल की चाल। बीरबल बहुत देर दोनों पक्षों को देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, एक साधारण उपाय है। इन बच्चों के बीच एक रेखा खींच दी जाए। दोनों एक एक बच्चे को खींच लें। जो जीत जाएगा वही सच्चा माता पिता होगा। महिला कांप उठी और बोली, नहीं, मैं अपने बच्चों को चोट नहीं पहुंचने दूंगी, चाहे मेरी हार हो जाए। रामस्वरूप तुरंत बच्चे खींचने के लिए तैयार हो गया। बीरबल बोले, जहां पनाह, असली मां वही है जो बच्चों के दर्द से डरती है। अकबर ने तुरंत फैसला सुनाया, बच्चे मीनाक्षी के हैं। दरबार तालियों से गूंज उठा। सच का पर्दाफाश। उसी दिन अचानक सिपाही सेठ धनराज को पकड़कर लाए। हुजूर, सिपाही बोला, इसकी तिजोरी से रिश्वत का माल मिला है। सेठ की साजिश उजागर हो गई। अकबर क्रोधित हो उठे। धनराज, तुमने जमीन छीनी, झूठ बोला और अब बीरबल को बदनाम करने की कोशिश की। सेठ घुटनों पर आ गिरा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। न्याय का अंतिम फैसला। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारा धन गरीबों में बांट दिया जाएगा और तुम्हें राज्य से निष्कासित किया जाता है। सेठ धनराज रोता हुआ ले जाया गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, आज फिर तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा न्याय केवल नियमों से नहीं बल्कि विवेक से चलता है। उन्होंने बीरबल को सम्मानित किया। बीरबल के शब्द। बीरबल बोले, जहां पनाह, न्याय वह दीप है जो अंधेरे में भी सच दिखा देता है, और बुद्धि वह हवा है जो उस दीप को बुझने नहीं देती। अकबर, बीरबल की नई प्रेरक कथा। रहस्यमयी कंगन और बीरबल की बुद्धि। आगरा का स्वर्णिम प्रभात। आगरा के लाल किले पर उगते सूरज की किरणें पड़ते ही संगमरमर सोने सा चमकने लगता था। यमुना से आती ठंडी हवा दरबार की ऊंची खिड़कियों से टकराकर पूरे महल में शांति और ताजगी भर देती थी। हर सुबह नगाड़ों और शहनाइयों की मधुर ध्वनि के साथ शाही दरबार सजता। मंत्री, सेनापति, विद्वान और कलाकार अपनी जगह पर खड़े रहते। उस दिन भी दरबार वैसा ही भव्य था, लेकिन वातावरण में कुछ विशेष बेचैनी घुली हुई थी। बादशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर गहन चिंता झलक रही थी। उनके दाएं हाथ खड़े थे, सदा मुस्कुराने वाले, बुद्धि और हाजिर जवाबी के प्रतीक, बीरबल। अकबर ने सभा पर गंभीर दृष्टि डाली और बोले, आज दरबार केवल न्याय के लिए नहीं बल्कि एक रहस्य को सुलझाने के लिए सजाया गया है। यह सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। रहस्यमयी कंगन। दरबार में सिपाहियों ने एक बुजुर्ग महिला को लाया। वृद्धा के कांपते हाथों में एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ कंगन था। आंखों में आंसू और स्वर में भय। उसने रोते हुए कहा, जहां पनाह, यह कंगन मेरी बेटी की शादी का था। कल रात हमारे घर से चोरी हो गया।
पड़ोस के लोग कहते हैं मैंने ही बेच दिया, पर मैं निर्दोष हूं। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर ने पूछा, किस पर संदेह है? वृद्धा बोली, मेरे पड़ोसी व्यापारी शमशेर पर। उसने पहले भी इस्तेमाल किए हुए गहने सस्ते दामों पर बेचने की कोशिश की थी। उसी समय शमशेर भी दरबार में बुलाया गया। वह साफ कपड़ों में दिखावे से सधा हुआ व्यापारी था। उसने अकड़कर कहा, हुजूर, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। बीरबल की पहली परीक्षा। बीरबल आगे बढ़े। जहां पनाह, चोरी का सच कानून से पहले समझ से पकड़ा जाता है। उन्होंने दोनों से सवाल किए। मां, कंगन की पहचान कैसे करोगी? वृद्धा बोली, अंदर एक छोटी खरोंच है, मेरी बेटी की नादानी से लग गई थी। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, कहाँ था तुम कल रात? शमशेर बोला, घोड़े की सौदेबाजी में। बीरबल मुस्कुराए। अच्छा, तो रसीद दिखाओ। व्यापारी हिचकिचाया। रसीद मैंने नहीं ली। दरबार में हलचल मच गई। रात की चाल। रात को बीरबल ने गुप्त रूप से उस वृद्धा के घर की निगरानी रखी। उनके मन में संदेह था कि सच्चाई अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई। गांव के दो लड़कों ने बताया, हमने कल रात शमशेर को आपकी गली में आते देखा था, लेकिन यह प्रमाण पर्याप्त नहीं था। बीरबल की बुद्धि परीक्षा। अगले दिन दरबार में बीरबल ने घोषणा की, हम एक प्रकट परीक्षा लेंगे। उन्होंने सभी व्यापारियों को दरबार में बुलाया, विशेषकर वे जो गहनों का कारोबार करते थे। एक बड़ा सा थाल मंगवाया गया जिसमें तरह तरह के कंगन रखे थे, सोने, चांदी और पीतल के। बीरबल ने सब व्यापारियों से कहा, अपने हाथ से एक एक कंगन छूकर रखो। सबने ऐसा किया। आखिर में शमशेर ने भी कंगन छुआ। फिर बीरबल ने उस वृद्धा को बुलाया। अब आप अपने कंगन को पहचान लीजिए। वह थाल के पास गई। भीड़ सन्नाटे में थी। उसने एक कंगन उठा लिया। यही है मेरा। अकबर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? अंदर वही खरोंच है। धोखे का खुलासा। पर बीरबल चौंके नहीं। उन्होंने कंगन उठाकर ध्यान से देखा। जहां पनाह, यही वह क्षण है जब बुद्धि को सच में उतरना पड़ता है। उन्होंने थाल उल्टा करवाया, नीचे छोटे छोटे तेल के निशान दिखे। बीरबल बोले, मैंने हर व्यापारी से कहा था, कंगन छूने के बाद हाथ धोना मना है। सब व्यापारियों ने सिर्फ छुआ, हाथ साफ रहे। पर शमशेर ने चोरी के डर से अपने हाथों पर तेल लगाया था, ताकि फिसलन रहे और उंगलियों के निशान न पड़े। बीरबल ने आगे कहा, तेल के निशान बताते हैं कि इसी व्यक्ति ने गहना ज्यादा संभाला था। शमशेर डर गया। टूटता झूठ। बीरबल सख्त स्वर में बोले, सच बताओ, वरना सिपाही तुम्हें जेल ले जाएंगे। शमशेर टूट गया। हुजूर, मैंने कंगन चुराया था। बुढ़िया को बेइज्जत करने का उद्देश्य नहीं था, बस लालच। न्याय। अकबर क्रोधित होकर खड़े हुए। तुम्हारी लालच ने एक निर्दोष वृद्धा को अपमानित किया। उन्होंने हुक्म दिया, कंगन लौटाया जाए और व्यापारी को सजा मिले, उसका व्यापार जब्त। सिपाही शमशेर को ले गए। वृद्धा रोते हुए बीरबल के चरणों में गिर पड़ी। बीरबल का उपदेश। बीरबल ने उसे उठाकर कहा, माता, न्याय केवल राजा नहीं करता, सत्य भी करता है। अकबर के शब्द। अकबर बोले, बीरबल, तेरी बुद्धि हमें याद दिलाती है कि सच्चा राज वही है जहां कमजोर भी निडर होकर सच कह सके। उन्होंने बीरबल को सम्मानित किया।
अकबर बीरबल की नई लंबी कथा। उस सच का शीशा और बीरबल की अक्ल। सवेरे की आहट। आगरा का लाल किला सुबह की हल्की धूप में नहाया हुआ था। यमुना नदी के शांत जल से उठती ठंडी हवा महल की गैलरियों को छूती हुई भीतर तक आ रही थी। जैसे ही नगाड़ों की गूंज सुनाई दी, दरबार के दरवाजे खुल गए। रेशमी पर्दों के बीच से मंत्रियों, सेनापतियों और दरबारियों ने भीतर प्रवेश किया। सब अपनी जगह तय कर चुके थे। नक्कार खाने से घोषणा हुई, शहंशाह अकबर तशरीफ ला रहे हैं। अकबर बादशाह शाही चोगा पहने सिंहासन पर बैठे। उनके चेहरे पर शांति और दृढ़ता का संगम था। उनके दाहिने खड़े थे बीरबल, सरल वस्त्रों में, चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान। अकबर बोले, आज दरबार में एक बड़ा विवाद सुलझाना है। ऐसा मामला जो पूरे शहर की नींद उड़ा चुका है। सब सन्न हो गए। रहस्यमय शीशा। सिपाही आगे बढ़े और संगमरमर के तख्त पर एक बड़ा दर्पण रख दिया। वह साधारण शीशा नहीं था। किनारों पर सोने की नक्काशी और बीच में नीले रंग का कमल बना हुआ था। अकबर ने कहा, यह शीशा कल रात शाही खजाने से गायब हो गया था। आज सुबह यह एक व्यापारी की दुकान से मिला। पर व्यापारी कहता है कि उसने चोरी नहीं की, उसे यह किसी अजनबी से मिला। सवाल है, अंतिम दोषी कौन है? दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। 3 व्यक्ति बुलाए गए। 1 राघव, शाही खजाने का रक्षक। 2 मल्लिक, व्यापारी जिसके पास शीशा मिला। 3 कलीम, महल में जाने आने वाला मजदूर। तीनों ने निर्दोष होने की कसम खाई। बीरबल की पहली नजर। बीरबल ने तीनों को शांत भाव से देखा। उन्होंने पूछा, राघव, कल रात ड्यूटी पर कौन था? मैं और कलीम, हुजूर। फिर व्यापारी से, मल्लिक, किसी अजनबी ने तुम्हें कब दिया यह शीशा? अंधेरी रात में, हुजूर। चेहरा नहीं दिखा। कलीम ने कहा, मैं तो मजदूरी करके सीधे अपने घर चला गया। तीनों की बातें आम थीं, कोई ठोस सबूत नहीं। बीरबल की चाल। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, सच्चाई कागज में नहीं, इंसान के भीतर बोलती है। उन्होंने सबको कमरे में बंद करवा दिया, बस पहरेदार बाहर खड़ा था। बीरबल स्वयं थोड़ी देर बाद भीतर गए। उन्होंने तीनों को एक एक दीपक थमाया। अंधेरे में जाकर दर्पण के सामने खड़े रहो और सोचो कि क्या सच में निर्दोष हो। सभी मान गए। कुछ देर बाद बीरबल ने हर दीपक की जांच करवाई। 2 दीपकों पर कालिख जमी हुई थी, लेकिन कलीम के दीपक पर कालिख नहीं थी। भेद उजागर। बीरबल मुस्कराए। कलीम, तुम्हारा दीपक साफ क्यों है? कलीम घबरा गया। बीरबल समझ गए, दोषी वह है जिसने दीपक जलाया ही नहीं, क्योंकि जो दोषी होता है वह खुद से डरता है। दीपक जलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कलीम थर-थर कांपने लगा। सच की स्वीकारोक्ति। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, कि सच बताओ। कलीम फूट पड़ा। हुजूर, मैंने ही शीशा चोरी किया। सोचा था व्यापारी को बेच दूंगा, लेकिन डर से ऊंची कीमत नहीं ले सका। सब अवाक रह गए। न्याय। अकबर ने फैसला सुनाया। कलीम को उसके अपराध की सजा मिले, पर मल्लिक और राघव निर्दोष हैं। उन्होंने अब व्यापारी की ओर देखा। और जिसने किसी अजनबी से बिना पूछे कीमती वस्तु ली, वह भी दोषी है। अज्ञानता अपराध की ढाल नहीं बन सकती। मल्लिक को जुर्माना हुआ। सम्मान। बीरबल को बुलाकर अकबर बोले, आज तुमने साबित कर दिया कि दर्पण दूसरों का नहीं, इंसान का अंतर्मन दिखाता है।
बीरबल झुके। जहां पनाह, न्याय वही है जो इंसान के आत्मा को रोशनी में खड़ा कर दे। अकबर, बीरबल की नई लंबी कथा। चुप्पी का रहस्य और बीरबल की बुद्धि। शाहीनगर की सुबह। मुगल साम्राज्य का वैभव चरम पर था। आगरा का लाल किला सुबह की धूप में चमकता हुआ किसी रत्न की भांति दीप्त हो रहा था। यमुना के जल से उठती ठंडी बयार महल के गलियारों में शीतलता घोल रही थी। ठीक उसी समय नक्कार खाने से नगाड़ों की आवाज गूंजी। शहंशाह अकबर तशरीफ ला रहे हैं। दरबार सजी सवरी मुद्रा में खड़ा हो गया। शाही सिंहासन पर अकबर बादशाह विराजमान हुए। उनके चेहरे पर गंभीर शांति झलक रही थी। बगल में खड़े थे बीरबल, अपनी हमेशा बनी मुस्कुराहट और पैनी दृष्टि के साथ। अकबर बोले, आज हमारे राज्य में एक विचित्र घटना घटी है जिसने पूरे शहर को उलझा दिया है। हमें चाहिए कि इस रहस्य की तह तक जाएं। दरबार के सभी लोग चौंक गए। अजीब चुप्पी। द्वार से पहरेदार एक व्यक्ति को लाए। उसका नाम था कन्हैयालाल, शहर का प्रसिद्ध गायक। लेकिन वह इस समय मौन था, एक भी शब्द नहीं बोल रहा था। उसकी पत्नी घबराई हुई अकबर के सामने झुकी। जहां पनाह, मेरे पति अचानक बोलना भूल गए हैं। कल रात दरगाह से लौटने के बाद से उनका कंठ जैसे बंद हो गया है। कोई वैद्य इलाज नहीं कर पा रहा। दरबार में कानाफूसी होने लगी। क्या यह किसी जादू का असर है? अकबर चिंतित होकर बोले, बीरबल, क्या तुम इसका कोई उपाय जानते हो? बीरबल की सोच। बीरबल ने गायक को ध्यान से देखा। उसकी आंखें स्वस्थ लग रही थीं, सांस सामान्य थी, पर होंठ बंद। उसने न कोई डर दिखाया, न दर्द। बीरबल को संदेह हुआ, यह बीमारी नहीं, कोई अभिनय लग रहा है। उन्होंने कहा, जहां पनाह, कुछ रहस्य शब्दों से नहीं, स्थितियों से खुलते हैं। अनोखी घोषणा। उसी दिन बीरबल ने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया, कल सुबह शहंशाह की इच्छा से महल के सामने स्वर प्रतियोगिता होगी। जो श्रेष्ठ गायक होगा उसे 100 सोने की मुद्राएं सम्मान में दी जाएंगी। यह सुनते ही पूरा शहर खुशियों से गूंज उठा। पर जिस शाम लोगों के बीच चर्चा फैल रही थी, उस समय कन्हैयालाल बेचैन नजर आया। रात की जांच। बीरबल ने गायक की निगरानी के लिए सिपाही तैनात कर दिए। रात को गायक के घर से धीमी सी आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई गुनगुना रहा हो। सिपाही चुपचाप भीतर झांके, देखा कि कन्हैयालाल चुपके से अभ्यास कर रहा है। पर्दाफाश। सुबह दरबार में बीरबल ने गायक को बुलाया। कल रात तुम्हारी आवाज पूरी तरह स्वस्थ थी। कन्हैयालाल कांप उठा। अब बताओ, सच क्या है? वह फूट पड़ा। हुजूर, मैं बीमार नहीं, बल्कि डर के कारण चुप था। उसने बताया, कल रात मैं एक अमीर व्यापारी की गलत बातचीत सुन बैठा था। वह लोगों के साथ ठगी की योजना बना रहा था। उसने मुझे देख लिया और धमकी दी कि अगर मैंने मुंह खोला तो जान से मार देगा। डर के मारे मैंने मौन धारण कर लिया। साजिश का खुलासा। उस व्यापारी का नाम था सेठ भवानीदास। उसे तुरंत दरबार में बुलाया गया। पहले उसने इनकार किया। बीरबल मुस्कराए। उसकी जांच आसान है। उन्होंने भविष्यवाणी जैसी आवाज में कहा, जो भी व्यक्ति रात को उस चोरी की बैठक में मौजूद था, उसके वस्त्रों पर दीपक का कालापन लगा होगा। सिपाहियों ने भवानीदास की पगड़ी की भीतरू तह देखी, कालिख लगी थी। न्याय। सेठ भवानीदास का झूठ उजागर हो गया। अकबर कड़क स्वर में बोले, डर दिखाकर किसी को चुप कराना भी अपराध है। सेठ को जेल भेज दिया गया।
गायक की मुक्ति। कन्हैयालाल अकबर के चरणों में गिर पड़ा। जहां पनाह, आपने मुझे नई आवाज दी। अकबर मुस्कराए। बीरबल ने तुम्हें नहीं, तुम्हारे साहस को आवाज दी है। सम्मान। बीरबल को रत्नजड़ित अंगूठी देकर सम्मानित किया गया। कहानी की सीख। डर सबसे बड़ी चुप्पी पैदा करता है। सच को बोलने से ही अन्याय मिटता है। बुद्धि शक्ति से ज्यादा प्रभावशाली होती है। अकबर बीरबल की नई दीर्घ कथा। नकली साधु और बीरबल की सूझ। आगरा का प्रभात। मुगल सल्तनत अपने वैभव पर थी। लाल किला सूरज की पहली किरणों में सोने सा चमक रहा था। यमुना से आती ठंडी हवा दरबार की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। नगाड़ों की आवाज गूंज उठी। शहंशाह अकबर तशरीफ ला रहे हैं। दरबारियों ने सिर झुकाए और शाही सिंहासन पर अकबर विराजमान हुए। उनके दाहिनी ओर खड़े थे बुद्धि और तर्क के प्रतीक बीरबल। अकबर ने गंभीर स्वर में दरबार की ओर देखा। आज राज्य में अनेक लोग एक तथाकथित चमत्कारी साधु द्वारा ठगे जा रहे हैं। हमें इसका खुलासा करना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। नकली साधु। सिपाही एक साधु को लाए, गेरुआ वस्त्र, हाथ में माला, माथे पर भस्म। भंचाल चमत्कारी महात्मा शंखानंद। गली मोहल्लों में उसके बारे में मशहूर था कि वह बीमार को छूकर ठीक कर देता है, सिक्के को सोना बना देता है और भविष्य बता देता है। अकबर ने पूछा, महात्मा, ये लोग तुम्हारे चमत्कारों की गवाही दे रहे हैं। क्या वास्तव में ऐसा है? साधु ने गंभीर होकर कहा, सब प्रभु की कृपा है महाराज। बीरबल को शक। बीरबल ने साधु को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में सच्चे वैराग्य की चमक नहीं, बल्कि चालाकी थी। वे समझ गए यह ठग है। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यदि यह साधु सचमुच समर्थ है तो एक छोटा सा प्रयोग करने दें। साधु मुस्कराया। आज्ञा दें। बुद्धि की परीक्षा। बीरबल ने घोषणा करवाई, महात्मा शंखानंद आज दरबार में 3 चमत्कार दिखाएंगे। पहला चमत्कार, एक बीमार व्यक्ति को बुलाया गया। साधु ने उसके माथे पर हाथ रखा और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ा। व्यक्ति उठ खड़ा हुआ, मैं ठीक हूं। दरबार वाहवाह से गूंज उठा। बीरबल मुस्कराए। दूसरा चमत्कार, साधु ने तांबे के सिक्के को मुट्ठी में बंद किया, मंत्र पढ़ा और खोलते ही सोने जैसा सिक्का दिखा दिया। तीसरा चमत्कार, उसने बताया कि सामने खड़ा व्यक्ति किस विषय में सोच रहा है और बात सच निकल आई। दरबारियों को विश्वास हो गया। बीरबल की असली चाल। बीरबल बोले, जहां पनाह, मुझे पूरा यकीन है कि यह साधु ढोंगी है। अकबर चौंके। सबने चमत्कार देखे हैं। बीरबल हंस पड़े। दिखा हुआ हर सच नहीं होता। उन्होंने सिपाहियों से कहा, महात्मा की पोटली मंगाओ। पोटली की तलाशी में निकला। पहले बीमार व्यक्ति का नाम, जन्मपत्र, तांबे और सोने के एक जैसे 2 सिक्के, मंत्रों के साथ लिखी हुई लोगों की निजी जानकारियां। समाधान। बीरबल ने समझाया, जिस आदमी को बीमार बताया गया वह साधु का शिष्य था। सिक्का पहले से बदला हुआ था और लोगों की बातें साधु पहले से जासूसों द्वारा जान लेता था। नकाब उतर गया। साधु कांपने लगा। माफ कर दो महाराज। उसने स्वीकार किया, मैं योग्य संत नहीं, बस लोगों की आस्था का फायदा उठा रहा था। न्याय। अकबर गरजे, आस्था के नाम पर छल करना सबसे बड़ा अपराध है।
साधु को जेल भेज दिया गया और जनता को चेतावनी दी गई। अकबर बीरबल की दीर्घ कथा। रहस्यमयी घंटी और बीरबल की बुद्धि। आगरा की सुबह। मुगल साम्राज्य अपने वैभव के चरम पर था। सुबह सुबह जैसे ही सूरज की सुनहरी किरणें आगरा के लाल किले पर पड़ती, किले की दीवारें चमक उठतीं। यमुना नदी की हवा बहकर शाही गलियारों में शीतलता फैलाती। उसी समय दरबार सजने लगा, संगीतकार ताने मिलाने लगे, दरबारी अपनी पोशाकें संवारते हुए कतारों में खड़े हो गए। घोषणा हुई, शहंशाह अकबर तशरीफ ला रहे हैं। अकबर अपने सिंहासन पर आसीन हुए। उनके चेहरे पर रोज की तरह आत्मविश्वास झलक रहा था। उनके दाहिने हाथ खड़े थे बुद्धि और न्याय के प्रतीक बीरबल। अकबर बोले, आज हमें एक विलक्षण घटना सुलझानी है। यह मामला केवल चोरी का नहीं, बल्कि डर और अफवाहों का है। सभा में सन्नाटा छा गया। घंटी का रहस्य। द्वार से सिपाही एक बड़ी तांबे की घंटी उठाकर लाए। अकबर ने बताया, यह घंटी कल रात शहर के प्रसिद्ध शिवालय से चोरी हो गई थी। सुबह यह किले के पास एक सुनसान गली में पड़ी मिली, पर चोर पकड़ा नहीं गया। 3 संदिग्धों को बुलाया गया। 1 हरिदास, मंदिर का पुजारी। 2 लल्लू, मंदिर की सफाई करने वाला युवक। 3 गुलाम अली, रात का पहरेदार। तीनों ने अपनी अपनी बेगुनाही की कसम खाई। बीरबल की पहली सूझ। बीरबल तीनों को ध्यान से देखने लगे। उन्होंने देखा, तीनों अलग अलग डर दिखा रहे थे। पुजारी का डर इज्जत खोने का, लल्लू का सजा का, पहरेदार का नौकरी जाने का। बीरबल मन ही मन सोचने लगे, डर भी सच बोलता है, बस सुनना आता हो। बीरबल की बुद्धि परीक्षा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हमें बीती रात की पूरी सच्चाई दोहरानी चाहिए। उन्होंने पूरे घटनाक्रम का अभिनय करवाया। तीनों को उसी समय उसी स्थान पर खड़ा किया गया जैसा उन्होंने बयान दिया था। बीरबल ने एक छोटा सा प्रयोग किया। तीनों को कागज दिए और कहा, जो भी दोषी है वह अपने हाथ से यह लिखे, मैं अपराधी हूं, निर्दोष लोग मैं निर्दोष हूं लिखेंगे। तीनों ने अपनी पर्चियां बंद कर दी। गुप्त जांच। जब पर्चियां खोली गईं, हरिदास ने लिखा, मैं निर्दोष हूं। गुलाम अली ने लिखा, मैं निर्दोष हूं। लल्लू के कागज पर कोई वाक्य नहीं, पर केवल एक लाइन थी, मैं। बीरबल मुस्कराए। सच्चाई का खुलासा। उन्होंने बताया, लल्लू लिखते हुए डर गया। उसकी कलम सच और झूठ के अटक गई। फिर बीरबल ने घंटी की जांच की। घंटी के हैंडल पर मिट्टी लगी थी। बीरबल बोले, मंदिर में ऐसी मिट्टी नहीं, यह किले के पीछे की गली की है। उनकी नजर लल्लू के जूतों पर पड़ी, वही मिट्टी। स्वीकारोक्ति। लल्लू टूट गया। मैंने ही घंटी चुराई हुजूर। कर्ज में डूब गया था। अकबर का न्याय। अकबर बोले, चोरी अपराध है, चाहे मजबूरी हो। लल्लू को उचित दंड दिया गया, पर उसकी गरीबी को देखते हुए राहत भी दी गई। बीरबल का सम्मान। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, सच्चा न्याय तर्क और करुणा दोनों से बनता है। तुमने दोनों निभाए। अकबर बीरबल की दीर्घ कथा। गुप्त सुरंग और बीरबल की बुद्धि। आगरा की सुबह। मुगल साम्राज्य अपने वैभव के चरम पर था। आगरा में लाल किले की ऊंची ऊंची प्राचीर सूरज की किरणों में सुनहरी आभा बिखेर रही थीं। यमुना नदी की हल्की ठंडी हवा महल के झरोखों से होकर बह रही थी। उसी समय नक्कार खाने से गूंज उठा, शहंशाह अकबर तशरीफ ला रहे हैं।
शाही सिंहासन पर बैठते हुए अकबर ने दरबार पर दृष्टि डाली। मंत्री, सेनापति, कवि और विद्वान अपनी अपनी जगहों पर विनम्रता से खड़े थे। अकबर के दाहिने ओर खड़े थे उनके परम विश्वस्त और तेजस्वी बुद्धि के स्वामी बीरबल। अकबर बोले, आज एक गंभीर विषय हमें सुलझाना है, रहस्य, शक और विश्वास से जुड़ा। सभा एकदम शांत हो गई। रहस्यमयी सुरंग। शहर के बाहरी हिस्से में कुछ बच्चों ने खेलते समय एक गुप्त सुरंग खोज निकाली थी जो सीधी किले की दिशा में जाती थी। यह सुनकर पूरे नगर में हड़कंप मच गया। अफवाहें फैलने लगीं कि कोई किले में घुसपैठ करने की योजना बना रहा है। अकबर ने तुरंत जांच का आदेश दिया और 3 व्यक्तियों को संदेह के आधार पर सामने लाया गया। 1 राघव, किले के निर्माण विभाग का वृद्ध कारीगर। 2 सलमान, नगर का नक्शानवीस। 3 भीमा, एक साधारण मजदूर। तीनों भयभीत खड़े थे। बीरबल की सूझ। बीरबल ने गंभीरता से उनसे सवाल किए। तीनों ने यही कहा कि उन्हें सुरंग के बारे में कोई जानकारी नहीं। बीरबल बोले, जहां पनाह, बात केवल झूठ या सच की नहीं, यह समझने की है कि कौन डर से कांप रहा है और कौन अपराध से। उन्होंने सबके जूतों की जांच करवाई। सभी के जूतों पर सामान्य मिट्टी थी, पर भीमा के जूतों पर गीली मिट्टी और चूने की परत लगी थी जो उसी सुरंग में मिली मिट्टी से मेल खाती थी। मानसिक परीक्षा। फिर बीरबल ने एक छोटी परीक्षा रखी। तीनों से कहा, सुरंग के भीतर चलो। राघव और सलमान बिना झिझक भीतर चले गए। भीमा पीछे हटने लगा। बीरबल बोले, अपराधी हमेशा वहां जाने से डरता है जहां उसकी गलती दबी होती है। सच्चाई। भीमा टूट गया। मैंने ही सुरंग खोदी थी, हुजूर। कुछ बाहरी लोगों ने मुझे लालच दिया था। न्याय। अकबर बोले, राज्य की सुरक्षा से खेलना महान अपराध है। भीमा को दंड मिला। सम्मान। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी आंखें अपराध से पहले डर पढ़ लेती हैं। कहानी की सीख। भय अपराधी की पहचान कराता है। बुद्धि तर्क और निरीक्षण से आगे बढ़ती है। सुरक्षा से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं। अकबर बीरबल की दीर्घ कथा। आगरा की भोर। मुगल साम्राज्य का वैभव अपने चरम पर था। लाल किले की बुर्जों पर चढ़ता प्रभात सूर्य संगमरमर पर सोनेसी चमक बिखेर रहा था। यमुना के शांत जल से उठती हवा महल के गलियारों को ठंडक पहुंचा रही थी। नक्कार खाने में नगाड़ों की गूंज हुई। शहंशाह अकबर तशरीफ ला रहे हैं। शाही सिंहासन पर विराजमान होते ही अकबर ने पूरे दरबार पर दृष्टि डाली। मंत्री, सेनापति, कवि, विद्वान अपने अपने स्थानों पर सजी हुई मूर्तियों जैसे खड़े थे। अकबर के दाहिने खड़े थे उनके सबसे प्रिय दरबारी बीरबल, जिनकी आंखों में सदा तर्क की चमक दिखाई देती थी। अकबर बोले, आज हमारे सामने एक ऐसा मामला है जिसने सैनिक छावनी से लेकर नगर बाजार तक सबको परेशान कर रखा है। दरबार में खामोशी छा गई। खजाने का गायब होना। 3 दिन पहले शाही महल के भंडार से एक कीमती रत्नों की संदूकची गायब हो गई थी। सुरक्षा कड़ी थी, फिर भी चोरी हो गई। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह थी कि कहीं तोड़फोड़ या जबरदस्ती के निशान नहीं थे। संदेह महल के ही 3 सेवकों पर गया। 1 गोपाल, रत्नागार का रक्षक। 2 सलीम, सफाई कर्मी। 3 नन्हे स्वर्णकार, जो गहनों की मरम्मत किया करता था। तीनों को दरबार में बुलाया गया। बीरबल की पहली जांच। बीरबल ने तीनों को ध्यान से देखा। उन्होंने पूछा, जिस रात चोरी हुई कौन कौन मौजूद था?
तीनों ने एक साथ जवाब दिया, हम तीनों। बीरबल ने फिर पूछा, तुम में से कौन पहले कमरे में पहुंचा था? तीनों ने अलग अलग नाम बताए। बात आपस में मेल नहीं खा रही थी। सूक्ष्म निरीक्षण। बीरबल अचानक नीचे झुके और जमीन देखने लगे। कालीन उठवाया गया, अंदर चमकदार धूल थी जो रत्न काटते समय निकलती है। बीरबल बोले, इस धूल के निशान संदूकची के नजदीक नहीं बल्कि बाहर की ओर हैं। बुद्धि परीक्षा। बीरबल बोले, अब एक परीक्षा होगी। तीनों को अलग अलग कमरे में रखा गया। उनसे कहा गया, अपनी बेगुनाही लिखकर दिए गए कटोरे में डालो। थोड़ी देर बाद जब पर्चियां निकली तो गोपाल, मैं निर्दोष हूं। सलीम, मैं निर्दोष हूं। नन्हे स्वर्णकार, पर्ची खाली। बीरबल मुस्कराए। सच उजागर। उन्होंने बताया, नन्हे ने कुछ लिखा नहीं क्योंकि उसे डरा था कि लिखा झूठ पकड़ा जाएगा। डर कभी कभी कलम को रोक देता है। फिर उन्होंने नन्हे के हाथ देखे, उनमें रत्नों की वही धूल लगी थी। स्वीकारोक्ति। नन्हा रो पड़ा, मैंने चोरी की हुजूर। लालच आ गया था। अकबर का निर्णय। अकबर बोले, लालच राज्य की नींव हिला देता है। चोर को दंड दिया गया और चोरी का माल बरामद कर लिया गया। बीरबल का सम्मान। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने आंखों से वह देखा जो बाकी लोग नहीं देख पाए। कहानी की सीख। ध्यान से देखने का भी अपना न्याय होता है। लालच सबसे बड़ा अपराध है। भय सच को खुद उजागर कर देता है। अकबर, बीरबल की दीर्घ कथा। अन्याय की सरहद और बीरबल की बुद्धि। आगरा की सुबह। मुगल साम्राज्य के गौरवशाली दिनों में आगरा का लाल किला प्रतिदिन की भांति प्रभात की लालिमा में नहाया हुआ था। यमुना नदी से उठती ठंडी हवा महल के गलियारों को छूती हुई बह रही थी। नक्कार खाने से नगाड़ों की गूंज सुनाई दी। शहंशाह अकबर तशरीफ ला रहे हैं। दरबारियों ने सिर झुकाए और अकबर शाही सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके समीप खड़े थे बुद्धि के प्रतीक बीरबल। अकबर बोले, आज हमें सरहद के एक विवाद का न्याय करना है जो साधारण प्रतीत होते हुए भी बेहद उलझा हुआ है। सभा मौन हो गई। सीमा का विवाद। दो किसान दरबार में लाए गए, हरिपाल और चंद्रभान। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। हरिपाल बोला, जहां पनाह, यह मेरी जमीन पर खंभा गाड़कर कब्जा कर रहा है। चंद्रभान चिल्लाया, नहीं हुजूर, सीमा वही है जहां से हमारे पुरखों की जमीन शुरू होती थी। दोनों के पास पुराने दस्तावेज थे पर रेखाएं धुंधली थीं। बीरबल की पहली सोच। बीरबल ने जमीन देखने की अनुमति मांगी। अगले दिन वे गांव पहुंचे। उन्होंने दोनों खेतों और आसपास की हर चीज को ध्यान से परखा। खेतों के बीच एक पुराना नीम का पेड़ था। पेड़ से सवाल। बीरबल पेड़ के पास बैठ गए। उन्होंने ग्रामीणों से पूछा, जब यह पेड़ छोटा था तब सीमा कहाँ थी? बुजुर्ग बोले, जमीन की मेड़ यही थी जहां से पेड़ की छाया पड़ती थी। लेकिन दोनों किसान अपने अपने दावे पर अड़े रहे। अंतिम परीक्षा। बीरबल ने एक अनोखा उपाय सोचा। उन्होंने दोनों से कहा, अपने खेत से एक एक टोकरी मिट्टी लाओ। हरिपाल ने पूरे खेत से मिट्टी इकट्ठी की। चंद्रभान ने केवल पेड़ के पास से मिट्टी भर ली। बीरबल मुस्कराए। सत्य प्रकट। उन्होंने कहा,
जो असली किसान है उसे अपने खेत के हर कोने की मिट्टी चाहिए। अकबर को पूरा सच समझ आ गया। न्याय। उन्होंने फैसला सुनाया। सीमा हरिपाल की बताई जगह ही सही है। चंद्रभान को चेतावनी दी गई। सम्मान। अकबर बीरबल से बोले, तुमने फिर बताया कि न्याय केवल कागज से नहीं, धरती से भी आता है। कहानी की सीख। तर्क और निरीक्षण से झूठ खुलता है। सच्चाई में आत्मविश्वास होता है। धरती कभी झूठ नहीं बोलती। अकबर बीरबल की दीर्घ कथा। चोरी की स्याही और बीरबल की बुद्धि। आगरा की सुबह। मुगल साम्राज्य के वैभवशाली दिनों में आगरा का लाल किला हर सुबह सूरज की पहली किरणों से सुनहरा हो उठता था। यमुना से बहती ठंडी हवा राजमहल के गलियारों में शांति फैलाती थी। नगाड़ों की गूंज से दरबार सज चुका था। शहंशाह अकबर तशरीफ ला रहे हैं। दरबारियों ने झुककर अभिवादन किया। अकबर सिंहासन पर आसीन हुए। उनके पास ही खड़े थे दरबार के बुद्धिमान रत्न बीरबल। अकबर बोले, आज का मामला अजीब है। हमारे महल से शाही दस्तावेजों की स्याही की शीशी चोरी हो गई है और उसी स्याही से किसी ने नकली फरमान लिखने की कोशिश की। दरबार में सन्नाटा छा गया। स्याही चोरी का राज। महल में नकली फरमान मिलने के बाद हड़कंप मच गया। तुरंत जांच हुई और 3 लिखारी संदिग्ध ठहराए गए। 1 रमेश शाही नकलनवीस, 2 सुभाष अभिलेखपाल का सहायक, 3 फारूक उर्दू लेखक। तीनों ने इनकार किया। बीरबल की सूझ। बीरबल ने तीनों को देखा। उन्होंने सभी को सफेद कपड़े के टुकड़े दिए। अपना नाम इसमें स्याही से लिखो। तीनों ने लिखा, लेकिन सुभाष लिखते समय कांप रहा था। जांच। बीरबल ने फिर उनका हाथ जांच लिया। सुभाष की उंगलियां नीली थीं, स्याही से पुती। वह घबरा गया। हाँ हुजूर, स्याही चोरी मैंने की, पर नकली फरमान नहीं लिखा। वह काम रमेश का था। अब नई मुसीबत खड़ी हुई। सच्चाई की तह। बीरबल ने स्याही की बोतल मंगाई। सुभाष के हाथ की स्याही उसी गंध और रंग की थी। नकली फरमान पर रमेश की लिखावट भी पहचान ली गई। सच उजागर। रमेश ने कबूल किया, महाराज, लालच में आकर यह अपराध कर बैठा। न्याय। अकबर बोले, दोनों दोषी हैं, एक चोरी का, दूसरा छल का। उन्हें दंड दिया गया। सम्मान। अकबर बीरबल से बोले, तुम्हारी आंखें लिखावट से पहले दिल पड़ती हैं। कहानी की सीख। हर अपराध कोई निशान छोड़ता है। लालच से विवेक समाप्त हो जाता है। बुद्धि स्याही से भी सच लिख देती है। अकबर बीरबल की दीर्घ कथा। मूक गवाह और बीरबल की अक्ल। आगरा की प्रभात बेला। मुगल सल्तनत के स्वर्णिम कवच में जड़ा आगरा का लाल किला प्रातः होते ही सूर्य के आलोक से चमक उठता था। यमुना नदी के किनारों से बहने वाली शीतल हवा महल के गलियारों में गूंजते फुवारों के संगीत से मिलकर एक अद्भुत वातावरण रचती थी। नक्कार खाने में ढोलनगाड़ों की गूंज हुई। शहंशाह अकबर तशरीफ ला रहे हैं। राजदरबार सज चुका था। रेशमी कालीनों पर अमीर उमरा अपनी जगहों पर विराजमान थे। सिंहासन पर बैठने के बाद अकबर ने सबकी ओर देखा। उनके दाहिनी ओर सदैव की भांति शांत मुस्कराते हुए खड़े थे बीरबल। अकबर बोले, आज हमारे दरबार में न्याय की परीक्षा है और यह मामला ऐसा है जिसमें कोई बोलने वाला गवाह नहीं। सभा में कौतूहल फैल गया। चोरी का रहस्य।
महल में स्थित शाही संग्रहालय से एक बेशकीमती फारसी शीशे का दीपदान चोरी हो गया था। वह दीपदान शहंशाह के पिता की स्मृति से जुड़ा हुआ था। घटना के समय कमरे में केवल 3 सेवक उपस्थित थे। 1 धनराज वरिष्ठ रक्षक, 2 मुबारक सफाई कर्मचारी, 3 इमरान नई नियुक्ति प्राप्त रखवाला। तीनों को दरबार में लाया गया। आरोप प्रत्यारोप। धनराज बोला, मैं वर्षों से सेवा कर रहा हूं, मैं चोरी कैसे कर सकता हूं? मुबारक ने कहा, मुझ गरीब पर इल्जाम लगाया जा रहा है। इमरान घबराया, हुजूर, मैंने तो वह दीपदान छुआ तक नहीं। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था। बीरबल की पहली सूझ। बीरबल शांत रहे। उन्होंने तीनों को गौर से देखा। बातचीत में उन्होंने देखा कि इमरान बार बार अपनी जेब दबा रहा है, परंतु मात्र अनुमान से न्याय करना संभव न था। रहस्यमय परीक्षा। बीरबल ने एक लकड़ी का डिब्बा मंगाया। तीनों से कहा, इसमें हाथ डालो और जो मिले निकालो। पहले धनराज कुछ नहीं, फिर मुबारक खाली हाथ। अब इमरान, उसके हाथ से चमकदार कांच का टुकड़ा गिरा। सच सामने। वह कांपने लगा। हुजूर, वह दीपदान गिर गया था, टूट गया। डर से मैंने टुकड़ा छिपा लिया। तब बीरबल बोले, फिर पूरा दीपदान कहाँ गया? इमरान फूट पड़ा। टूटे टुकड़े एक सुनार को बेच दिए। बरामदगी। सुनार से दीपदान के सभी टुकड़े बरामद कर लिए गए। सच उजागर हो गया। न्याय। अकबर बोले, मूक वस्तुएं भी सच्ची गवाही देती हैं। इमरान को दंड मिला। सम्मान। अकबर बीरबल से मुस्कराकर बोले, तुमने दिखा दिया, न्याय जुबान का मोहताज नहीं। कहानी की सीख। अपराध चाहे कितना छिपा हो, कुछ न कुछ निशान छोड़ता है। घबराहट अपराध की सच्ची साथी होती है। बुद्धिमानी शब्दों से ज्यादा काम करती है।